जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RR विदेशी स्टडी में। आज लेके आए हैं धमाका केमिस्ट्री का VBI सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरी, जो कि एक नंबर परीक्षा की दृष्टि के व्यू से आप लोग का है और इसमें सब्जेक्टिव लेकर आए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, धमाका मचा देंगे 2023 में दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। देखते हैं हम लोग VBI क्वेश्चन शुरू से चैप्टर नंबर फर्स्ट से। आज जो भी लॉन्ग क्वेश्चन जितना आ जाएगा दोस्तों, आप घबराइएगा ना। 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा भी आ जाए तो आप एकदम इस वीडियो पर डटे रहे। केमिस्ट्री को आज हम लोग खट बेल्ला खलास करने वाले हैं दोस्तों। केमिस्ट्री इज द गो। और केमिस्ट्री को 2023 का जो आगामी एग्जाम है उसमें आप एकदम बेटर कीजिए क्लास 10th का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को बिना टाइम गवाए। पहला अध्याय से करते हैं। पहला अध्याय हमारा है रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन दोस्तों। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं। देखिए इसका सेम एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। जब कोई पदार्थ अकेला ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ, लिख लीजिएगा दोस्तों। लिखने में इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, आप लिखिए, कोशिश कीजिए अपना से लिखने के लिए। PDF वगैरह के फेर में मत लीजिए, लाइव देखिए, लाइव लिखिए, कॉपी के साथ बैठिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जिसका गुण जो होता है मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे ही हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों। तो इसको सही लिखिएगा। कैसे? ऐसे लिखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य किसी पदार्थों से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए भिन्न गुण वाले, जैसे कि ऑक्सीजन। हाँ चलिए, कार्बन को कराते हैं हम लोग ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन से कराएं तो क्या हो जाएगा, CO2। अब देखिए ये दो पदार्थ हैं। हम क्या बोले थे, कोई पदार्थ अकेले ही या दो या दो से अधिक पदार्थों के साथ भी। ठीक है, अकेले ही या एक से अधिक पदार्थों के। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को अगर जब हम लोग संयोग करवाएं तो ये क्या हो गया दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है, 0.003% याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का गुण, कार्बन का गुण और ऑक्सीजन का गुण, तीनों का गुण बिल्कुल भिन्न भिन्न हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे में लिख दीजिएगा दोस्तों ये, और लिख सकते हैं क्या, H+O2 हमारा होगा H2O। नहीं हो गया दोस्तों। चलिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब मिलाए तो हमारा जल बन गया जल। अभी जल का गुण जो होगा इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब देखिए इसमें कुछ और चीज होता है जो कि हम लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए दोस्तों, कि उसमें एक अभिकारक होता है, प्रतिफल होता है। ठीक है दोस्तों, कि रासायनिक अभिक्रिया, इसी जगह देख लेते हैं, उसको ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल कहेंगे। एक बार नहीं, स्क्रिप्ट करके नहीं दोस्तों, रोक के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उसे ही ना दोस्तों प्रतिफल कहेंगे हम लोग, प्रतिफल। ये दोस्तों भल लिख दिए हम, प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट में आइए, देखिए मेन टॉपिक को पढ़िए, पूरा एकदम से खंगाल के पढ़ देंगे हम लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ प्रतिफल तो हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक समीकरण पे आइए। रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, जब देखिए
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं, रासायनिक अभिक्रिया पे लिखिएगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसके जगह पे उस पदार्थों का सूत्र, अगर जब हम लोग रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, थोड़ा सा एक मिनट इसको मिटा देते हैं, मिटाना ही तो भारी है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अब देखिए कैसे हो गया। अगर जहां हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया, किसमें, कार्बन से, कार्बन से ऑक्सीजन का अभिक्रिया करा रहे हैं हम, ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। हाँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम लिख देते हैं ज्यादातर, कार्बन डाई ऑक्साइड, सिर्फ समझने के लिए हम लिखे हैं, उतना मतलब वो मत देखिएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, लिखित समीकरण है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं जब लिखित समीकरणों में उस पदार्थ के जगह पर उसके सूत्र और संकेतों का प्रयोग करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये भी लिखिए, जब लिखित समीकरणों में पदार्थ के सूत्रों एवं संकेतों का प्रयोग करते हैं तो भी उसे रासायनिक समीकरण कहें। दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। या फिर ये हम ये चीज लिखा है, जब रासायनिक समीकरणों में, हाँ, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के स्थान पर उसके सूत्र एवं संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है दोस्तों, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लीजिए, उसके बाद अगर जाओ उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और ये अभिक्रिया में भाग लिया। अब देखिए, इसके जगह पे कार्बन का सूत्र या संकेत क्या हो जाएगा, C, प्लस है, प्लस दे देंगे, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ये हमारा दोस्तों क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, यही तो बना रासायनिक समीकरण। तो आई होप कि ये पसंद आ गया होगा, एकदम बिल्कुल दिमाग में घुसाइए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। रासायनिक समीकरण समझ गए। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। चलिए इसको एकदम समेटते चल जाएंगे दोस्तों, स्क्रीन शॉट लेते जाइए, नहीं तो नहीं होगा तो लिखते जाइए। आप कॉपी में जितना लिखिएगा उतना बेटर है दोस्तों, कॉपी के साथ पढ़ने बैठा कीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटाइए देते हैं। अब बात आता है दोस्तों कि समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, चलिए दो प्रकार के क्या क्या होता है तो लिखते हैं हम लोग। क्या, पहला समीकरण होता है हमारा, पहला समीकरण असंतुलित, और दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, दूसरा समीकरण हो जाएगा संतुलित। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, वो संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। समीकरण लिख सकते हैं, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं समीकरण, शॉर्टकट समीकरण, रासायनिक समीकरण। एक हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए चलते हैं फिर वो संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हमारा देखिए, पहले अगर जहां हम लोग बात करेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, असंतुलित, चलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है, कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित असंतुलित में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एकदम ढंग से लिखाते चल जाएंगे, आप लिखते चल जाएंगे। हाँ, चलिए दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो गया, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी कि समान नहीं हो। उसको लिखिएगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर
जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या असमान हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखिए असंतुलित का हम उदाहरण लेते हैं, जल, यानी कि हाइड्रोजनवा से पहले हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करावेंगे। देखिए H2 प्लस O2, H भी लिखते हैं कभी कभी, H2 भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है दोस्तों। H2 प्लस O2 अगर जो लिखेंगे H2O ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, ये हमारा हो जाएगा वो संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दूसरा है हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन, जैसे लीजिए H2 प्लस Cl2, क्लोरीन क्या हो जाए HCl। अब देखिए इसके दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं है, वो समान है। अब कैसे वो समान है दोस्तों? पहला तो देखिए हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है ना, इसलिए वो संतुलित हो गया। होना चाहिए 2 ना दोस्तों, तब ना दोनों तीर के दोनों साइड प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान होगा, तभी हमारा संतुलित होगा, अन्यथा वो संतुलित होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक पे, संतुलित। तो उसका तो एकदम सेम ना हो जाएगा दोस्तों समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें सभी, हाँ वैसा समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों के वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण, इसमें थोड़ा सा हम लिखे हैं कि वैसा समीकरण जिसमें सभी के यानी सभी तत्वों के प्रत्येक तत्वों के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसको लिख लीजिएगा हम जो बोले, वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप कि लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे कि अब समान कैसे होगा। अब इसी का उदाहरण लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग इसी का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए ये हमारा जल हो गया H2 प्लस O2, ये तो समान नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नहीं है। यहाँ पे अगर जब 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो हाइड्रोजन 4 के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 दूना 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, ये हमारा क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे अगर जब 2 लगा देंगे, 2 गो हाइड्रोजन 2 गो क्लोरीन, ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग चलते हैं। समीकरण संतुलित व असंतुलित तो आप कर ही दीजिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन लिखते हैं और संतुलित करके भी बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग इस टॉपिक को चले। तो चलिए पहले शॉर्टकट में हम समीकरण संतुलित करना समझा देते हैं। अगर आप संतुलित करना नहीं जानते तो मेरा एक टॉपिक है, एक वीडियो है जिसमें कि हम समीकरण संतुलित ही समझाए हैं, तो वहाँ से जाके आप समीकरण संतुलित करना सीख सकते हैं। तो इसमें भी हम शॉर्टकट समझा देते हैं। शॉर्टकट क्या बढ़िया से समझ जाइएगा। जैसे कि देखिए हम क्या बोले हैं, समीकरण संतुलित के लिए अभी तुरंत जस्ट हम लोग पढ़े कि प्रत्येक तीर के यानी कि दोनों तरफ, तीर के दोनों साइड प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए दोस्तों, वो तब ही हमारा संतुलित होगा, अन्यथा वो संतुलित नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे समान होगा। यहाँ पे मैग्नीज लेते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देते हैं Mg, चलिए उसके बाद क्या है Cl, इधर क्या है हमारा Mg Cl H2 है, यही ना। अब इसमें देखते हैं कौन कौन समान है, कौन कौन असमान है। MgClH2, MgClH2, हाँ अब देखो MgCl2 बनेगा दोस्तों, Cl2, यहाँ पे Cl2 है, ठीक। अब देखते हैं इसमें कौन सा समान है, कौन सा असमान है। अब यहाँ पे Mg देखिए, तो Mg में परमाणुओं की संख्या सिंगल है, 1 है, यानी कि ये Mg और ये तीर के इस साइड वाला Mg परमाणुओं की संख्या समान है, तो इन दोनों को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए। अब देखिए यहाँ क्लोरीन 1 गो है, यहाँ क्लोरीन 2 गो है, इसका मतलब क्लोरीन यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे क्लोरीन हम 2 दे दिए, ठीक। क्लोरीन 2 हो गया। हाइड्रोजन से दोस्त हमको कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन सिंगल है और इधर सिंगल हमारा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या परिवर्तन होगा, हमारा Mg 1 हो गया, Mg यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है,
तो क्लोरीन यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, इसीलिए समीकरण इस प्रकार से हम लोग संतुलित हो गया। समीकरण संतुलित करने के लिए पहले इसे 2 भागों में अगर जो डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब ऐसे करके, तो ये आसान तरीका ये भी रहेगा कि आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग का समीकरण। दूसरा क्या है, MgO। हाँ, यहाँ पे देखिए Mg पहले लिख देते हैं, Mg, उसके बाद ऑक्सीजन ना है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो दिख रहा है ना दोस्तों, ऑक्सीजन 2, हाँ चलिए दिख जाएगा, तो ऑक्सीजन 2 है। इधर देखिए, इधर क्या है हमारा, Mg है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। इधर 2 पहले Mg देखिए, Mg बरोबर हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, इसीलिए ऑक्सीजन जब 1 गो है इधर, तो इधर 2 देना ना पड़ेगा दोस्तों, इधर 2 दे दीजिए। अगर देखिए यहाँ पे Mg और ऑक्सीजन क्या है, हम लोग का साथ में है, ये तो देखना ही पड़ेगा ना, Mg और ऑक्सीजन यहाँ साथ है, दोनों साथ मिला हुआ है, रिएक्शन हुआ है ना, साथ अभिक्रिया करके बना हुआ है। तो यहाँ अगर जो हम लोग 2 देते हैं, यहाँ देखिए 2 दिए तो 2 गो तो ऑक्सीजन वहाँ हो गया और 2 गो हमारा मैग्नीशियम हो गया। यहाँ मैग्नीशियम 1 गो है, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, मैग्नीशियम में 2 दे दीजिए। नहीं समझे, चलिए फिर से एक बार देखते, समझिएगा, काय ना दिमाग में ठोक देंगे हम। देखिए यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम पहले लिख दिए, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो था, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो ना था, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो किए, हम यहाँ 2 को लिखे, लेकिन यहाँ पे क्या था, MgO था, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखे ना दोस्तों। या 2 लिखेंगे जैसे तो Mg भी नहीं बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, Mg भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, Mg को हम भी बढ़ा दिए 2, यहाँ देखिए 2 गो Mg, 2 गो Mg, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन दोस्तों, 2 गुना ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, हमारा समीकरण संतुलित। इसी प्रकार से आप बड़का हाथी से हाथी समीकरण संतुलित कर दीजिएगा, लिख के एग्जाम बोर्ड में आप रफ में लिखिएगा पहले, उसके बाद ऐसे करके बैठा दीजिएगा, एक भी गलती नहीं होगा। क्वेश्चन 3 से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अब क्या होता है इसका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन क्या, देखिए सारा एक बगल से दोस्तों इस वीडियो में हमने बताने वाला है, झिंगा चिंगली सब। देखिए हम क्या ये टारगेट लेके आए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पे उसको हम लोग डील करेंगे परीक्षा कोण की दृष्टि से, जो कि आगामी 2023 में आप लोग देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है दोस्तों। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का जो फीता होता है हमारा, उसे साफ क्यों किया जाता है। तो इसका एकदम सटीकता से आंसर लिखिएगा दोस्तों कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। इसका लिखिएगा मैग्नीशियम नम धातु, मैग्नीशियम नम धातु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल से ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। वायुमंडल से ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम अभिक्रिया कर लेता है, या तो नम धातु से या वायुमंडल से वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अपने ऊपर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है, जिसके कारण से वो ठीक से जल नहीं पाता है। और उसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए उसे साफ किया जाता है ताकि वह आसानी से जल सके। और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जैसे लिखिएगा, हम लिखा रहे हैं दोस्तों, मैग्नीशियम धातु नम वायु की उपस्थिति में सामान्य ताप पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, ठीक है, जिस कारण से वह आसानी से नहीं जल पाता है। और इसीलिए उसे साफ करते हैं ताकि वह आसानी से जल सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाया जाता है साफ करके ताकि वह आसानी से जल सके। मैग्नीशियम धातु नम वायु की उपस्थिति में सामान्य ताप पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जम जाता है, मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जम जाता है। इसलिए इसे वायु की जलने से पहले श्रेष्ठ कागज से अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि वह आसानी से जल सके। श्रेष्ठ कागज एक होता है पतली ऐसी, तो उसको साफ कीजिएगा तो लोहा सब साफ हो जाता है उससे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों इसका। नेक्स्ट में हम लोग कुछ अभिक्रिया पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में हम लोग कुछ अभिक्रिया को पढ़ते हैं। जैसे पहला अभिक्रिया है हम लोग का संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो ये तो सबसे हल्का है। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं क्या होता है, तो देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के संयोग करने से एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। वैसा अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग करने से 1 या 1 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है,
हालांकि एक ही नए पदार्थों का निर्माण होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग होने से एक नए पदार्थों का निर्माण बढ़ता है, उसे निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कि मूल नए पदार्थों का गुणधर्म मूल पदार्थों के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होते हैं। चलिए देखते हैं जरा इसका एग्जाम्पल। जैसे कि बाबू तुरंत हम एकदम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, Mg प्लस O, MgO, ये सब हम अभी इसका एग्जांपल दे सकते हैं किसका, संयोजन अभिक्रिया का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन तो हो गया, अब वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया सेम इसका उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु को टूटने से एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु टूटने से एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया और नए पदार्थों का गुणधर्म बिल्कुल मूल पदार्थों के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है, अब उसका उदाहरण पहले दिख लीजिए। उसका उदाहरण, इसको तो मिटाना पड़ेगा ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको मिटाते हैं। वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को में अगर जो उष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में उष्मा देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 गैस बन जाएगा। अब देखिए दो को पदार्थ बना ना दोस्तों, नहीं बना, एक बड़ा यौगिक टूटा, दो पदार्थ बन गया, ये हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट और एगो देख देते हैं, जैसे कि FeSO4, चलिए दूसरा छोटा छोटा लिखते हैं KClO3, इसमें भी उष्मा देंगे हम लोग, क्या बनेंगे, KOL बन जाएगा, KOlO2, यानी कि KOL प्लस O2 बन जाएगा, उष्मा देंगे तो ठीक है दोस्तों, उष्मा देंगे तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से संबंधित आता है दोस्तों कि संयोजन अभिक्रिया को या फिर वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन करके आता है, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत या वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, दोनों का आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा। संयोजन, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ आपस में टूट करके दो पदार्थों का निर्माण करता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, यह विपरीत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उदासीनी अभिक्रिया क्या है। क्वेश्चन आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार भाग लेकर अभिक्रिया करके उसमें लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार भाग लेकर के लवण और जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल फट से दोस्तों। चलिए इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल को लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग HCl और क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl क्षार ले लेते हैं सोडियम और ये OH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और क्षार ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड ना बनाएगा, ये सोडियम क्लोराइड और ये Cl प्लस जल बना दिया दोस्तों, देखो दिख रहा है ना, जल बना दिया, यानी कि ये तो हमारा लवण हो गया, लवण, और ये Cl नमक जिसको बोल सकते हैं, ये हमारा जल हो गया दोस्तों। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण और
जल का निर्माण करता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, दो अभिक्रिया और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार बार आता है क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी क्या है। तो हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होता हो, ऊष्मा निकलता हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। देखिए ध्यान में, एकदम से ध्यान से पढ़िए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होता हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी में इसका उदाहरण दे दीजिए, जैसे कि एक छोटी सी चूने की ढेले पे थोड़ी सी मात्रा में नमक, छोटी सी चूने के ढेले पे थोड़ी सी मात्रा में जल डालने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलता है। ये हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब ऊष्माशोषी क्या होता है, तुरंत उसी का, अब वैसी रासायनिक उल्टा हो जाएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, खत्म हो जाता है, उसमें निकलता नहीं है। ऊष्माक्षेपी में निकलेगा, ऊष्माशोषी में अवशोषित हो जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। चलिए इसका उदाहरण एकदम फटाक से देते हैं हम लोग, ऊष्माशोषी। अब देखिए ऊष्माशोषी में क्या हो जाएगा, अगर जो इसमें ऊष्माशोषी, हाँ देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट में ऊर्जा देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम CO3 में अगर जो हम लोग ऊर्जा देंगे, ठीक है, इसमें अगर जो ऊर्जा देंगे हम लोग इसमें, ये वाला में, अब देखो क्या बन जाएगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट में ऊर्जा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 बन जाएगा। और ये हमारा ऊष्माशोषी का एक उदाहरण है। या फिर और हिंदी में उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारा उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अब इसको द एंड करते हैं। अब दूसरा टॉपिक चलते हैं फट से। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी में कोई दिक्कत नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या आता है दोस्तों, एक उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये भी 2 नंबर के लिए बार बार पूछा जाता है कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे फट से लेते हैं उदाहरण, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, CO2। देखिए ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ दोस्तों, मिला ना, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन ये हो गया। उसके बाद देखते हैं जैसे कि उपचयन अभिक्रिया और ले लेते हैं H2 प्लस O2, ये भी हमारा H2O हो गया, ये भी हमारा H2 हो गया। इसे भी हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे Mg प्लस O2, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, Mg प्लस O2 MgO हो गया दोस्तों, Mg प्लस O2 MgO। ये इसमें Mg का उपचयन हुआ, इसीलिए इसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ इसमें, अब ह्रास वाला थोड़ा सा इसका उदाहरण देख लेते हैं ना। ऑक्सीजन का तो सर जी वृद्धि करवा दिया आप सब में, अब हाइड्रोजन का ह्रास कैसे हो रहा है पहले ये भी तो बताइएगा ना, तब ना हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। कैसे जानेंगे हम अरे भाई, प्लस HCl प्लस S हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए आप H2S HCl। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन था ना, ऐसे भी पकड़ लीजिएगा दोस्तों, एकदम खोपड़िया घुमाइए कि H2S प्लस Cl2
HCl प्लस S हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखिए दूगो अणु दिख रहा है ना, इसमें देखिए HCl सीधा दिख रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है ना जी, इसीलिए ऑक्सीजन का वृद्धि हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन का वृद्धि हाइड्रोजन का ह्रास इज कॉल्ड ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए थोड़ा सा ठेठी घुसाते हैं उसके लिए, अच्छा सॉरी। चलिए ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हो गया। चलिए उपचयन अभिक्रिया हो गया। अब देखिए अपचयन या अपकरण, अपचयन या अपकरण क्वेश्चन आता है, उपचयन कहीं उल्टा हो जाता है दोस्तों। देखिए तुरंत समझ जाइएगा चुटकियों में, उपचयन या ऑक्सीकरण एक हो गया, अब अपचयन या अवकरण अभिक्रिया हो गया, ये तो उसका उल्टा हो जाता है। अब उल्टा देखिए क्या होगा इसमें, उसमें क्या था हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीजन का वृद्धि था, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन का ही वृद्धि होगा, ऑक्सीजन का ही ह्रास होगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसके पदार्थों यानी जिसके तत्वों के तत्व या यौगिकों में, वैसे पदार्थ वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिकों में हाइड्रोजन का वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, उसे ही बोलेंगे हम लोग अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको तो पहले मिटा ही देते हैं। चलिए दोस्तों इसको मिटा दिए, इसका कुछ देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन में वृद्धि हो रहा है। हाँ जैसे H2 प्लस आई, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो ये क्या हो गया हमारा HI, ये ना बनेगा दोस्तों, HI बन जाएगा और इसमें H2 का अपचयन यानी कि I2 का अपचयन हो रहा है दोस्तों, इसमें इसको संतुलित कर देंगे 2HI हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन में वृद्धि। उसके बाद दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं कि H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, आप देखिए H2O हो गया, इसको आप संतुलित कीजिए दोस्तों, 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, 2 हो गया, अब ये हो गया हमारा हाइड्रोजन में वृद्धि। अब देखिए ऑक्सीजन का ह्रास कैसे होगा, ऑक्सीजन का ह्रास देखिए ना कैसे हो रहा है। नाइट्रोजन यानी कि मैग्नीशियम प्लस कार्बन को अगर जो हम लोग कर रहे हैं MgO प्लस C, तो क्या हो जाएगा दोस्तों MgO प्लस C, MgO प्लस C, तो Mg प्लस CO2 निकल जाएगा, Mg प्लस CO2, ये देखिए ये हमारा हो गया ना। तो इसका मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, हम लोग धमाल मचाएंगे दोस्तों। देखते हैं एक क्वेश्चन और है हमारा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एवं अवकरण दोनों एक साथ अभिक्रिया होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। हाँ तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ होता हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए लिख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्लो करके के, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं दूसरा, इसका उदाहरण देखते हैं कि कैसे हो रहा है दूसरा, यानी कि दोनों अभिक्रिया CuO प्लस H2 तो हो जाएगा Cu प्लस H2O, ये हमारा बन गया CuO प्लस H2O। अब देखिए इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का वृद्धि भी होगा और हाइड्रोजन का ह्रास भी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन अगर जो करवाइएगा इसमें ऑक्सीजन का, यहाँ पे देखिए इसमें हमारा अपचयन हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है दोस्तों। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का ह्रास। अब देखिए यहाँ पे हमारा उपचयन हो जाता है, वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है ना, ऑक्सीजन का वृद्धि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या दिख रहा है भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन की क्रिया एक साथ होता हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एकदम धमाके के साथ कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों कि श्वसन को हम लोग जो सांस ले रहे हैं, अभी छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है इसको समझते हैं हम लोग। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं क्या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है। ग्लूकोज में उसका विखंडन होता है, ग्लूकोज में विखंडन होके CO2 बनता है, जल और ऊर्जा बन जाता है, और उसी ऊर्जा से हम लोग काम करते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जिसमें ऊर्जा मुक्त होता है उसे ऊष्माक्षेपी, और श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त हो रहा है लास्ट में। इसको लिखिएगा कैसे, चलिए। श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिका में, श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होता है दोस्तों। ग्लूकोज का विखंडन होता है या दहन होता है, इसमें ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा से हम लोग दैनिक कार्य करते हैं। दैनिक कार्य करते हैं, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा श्वसन को कैसे, तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा। श्वसन की क्रियाओं में हमारे शरीर के, श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होता है, विखंडन होता है या दहन होता है, इसमें ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा से हम लोग दैनिक कार्य करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए कैसे विखंडन होता है दोस्तों। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सांस लेते हैं वायुमंडल से अंदर, और फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में हमारा ब्लड पाया जाता है, ब्लड में हमारा लाल रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेकर हमारे रक्त की कोशिकाओं तक ले जाता है, कोशिकाओं तक, और वहाँ कोशिकाओं के पास ग्लूकोज का विखंडन करता है दोस्तों। उसमें देखिए तुरंत कैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6, और ये ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया किया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है ना दोस्तों, हम लोग पूरा बाहर कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जल बन गया, ऊर्जा बन गया। यही ऊर्जा तो है जो ऊष्माक्षेपी का दे रहा है उदाहरण। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होता हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए ऊष्मा मुक्त हो रहा है ना दोस्तों, इसीलिए श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में यानी कि श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसे में हम लोग उदाहरण दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार अध्याय 4 शायद होगा दोस्तों, 2 होगा अम्ल और क्षार। तो अम्ल किसे कहते हैं कि वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका विलयन खट्टा होता है और जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे अम्ल कहते हैं दोस्तों। और क्षार किसको कहेंगे, वह पदार्थ जिसका जल विलयन स्वाद में उदासीन कड़वा होता है। सॉरी दोस्तों, वह विलयन जिसका जल विलयन, वह पदार्थ जिसका जल विलयन स्वाद में कड़वा होता है, साथ ही अम्लों को उदासीन कर लवण बनाता है, उसे क्षार कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन को कैसे पहचानिएगा, कोई यौगिक लवण है या क्षार है या फिर अम्ल है। तो आसान सा ट्रिक एगो भेजा में घुसा लीजिए दोस्तों। अगर किसी भी यौगिक के आगे में आँच लगा रहे, जैसे H2SO4 HCl, देखिए शुरू में आँच लगा रहे, तो इसको बोलेंगे अम्ल। याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोलेंगे अम्ल। और जिसके भी लास्ट में OH लगा रहे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए OH लास्ट में लगा रहा है ना, OH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा छूट जाएगा क्षार। OH लगा रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा रहे यानी हाइड्रोक्साइड लगा रहे, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्षार। ये पहचानने का एक बेस्ट तरीका था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इसी का कि आर्हेनियस के अनुसार से हम लोग अम्ल की परिभाषा देंगे।
आर्हेनियस के अनुसार से अम्ल की क्या परिभाषा होता है उसको बताइए। ये क्वेश्चन बार बार आता है और 2 नंबर के लिए आता है दोस्तों। इसका आंसर सही हो जाएगा कि वह पदार्थ, जो देखिए वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं दोस्तों। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे अभी तुरंत आपको बताते हैं HCl जो है हमारा HCl, इसको जल में जैसे घोलेंगे, जल में ना घोलेंगे दोस्तों, हम लोग को जल में घोलेंगे तभी ना हाइड्रोजन आयन देगा, H+Cl-, हाइड्रोजन प्लस आयन दे। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन दे उसे अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस साहब ने कहा है, यही देखिए हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है। और ये सवाल देखिएगा, ये और देख लीजिए HNO3 अमोनिया। अमोनिया को हम लोग जल में घुलाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस तो देबे करेगा, हाइड्रोजन प्लस देगा और NO3 देगा। अब देखिए हाइड्रोजन प्लस दे रहा है ना दोस्तों, तो इसके क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो इसका आर्हेनियस के अनुसार वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन दे, जल में घुला रहे हैं देखिए H2O जल में घुलकर H+ आयन दे, उसे ही हम लोग बोलेंगे अम्ल। चलिए अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार से क्षार का भी परिभाषा पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि आर्हेनियस के अनुसार से बताइए कि क्षार का परिभाषा क्या होता है। तो क्षार का वही हो जाएगा वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- दे, उसे क्षार कहेंगे दोस्तों। हाँ, वैसा पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड यानी OH तो हाइड्रोक्साइड ना हो गया, OH- दे, तो उसे क्षार कहते हैं। जैसे तुरंत अभी देखिएगा एकदम से झटाक से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH, इसको जल में घुला दो दोस्तों, जल में घुलाइए तो बन जाएगा हम लोग का Na+ प्लस OH-। देखिए OH- हो गया ना, OH- हुआ ना दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, Na+ OH-। यहाँ देखिए OH- दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। जैसा और देखिए एक दूगो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सीधा हो जाएगा दोस्तों, KOH, और इसको जल में घुलाइए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम K+ OH-। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड यानी OH- दे, उसे क्षार बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, इसमें आता है कि अम्ल के गुण को लिखें। क्वेश्चन आता है बार बार कि अम्ल के गुण को लिखे। तो अम्ल के गुण हो जाएगा दोस्तों, तो पहला क्या हो जाएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये पहला गुण लिखिएगा। दूसरा गुण, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 2 गुण हो गया ना, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों। अब दूसरा देखिए, दूसरा गुण हम लोग देखते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अब देखिए तीसरा हो जाएगा इसका, अम्ल विलयन विद्युत का चालन करता है, यानी कि अम्ल विलयन में विद्युत चलेगा, विद्युत का चालन करता है अम्ल विलयन में। ठीक है दोस्तों। अब चौथा देखिए, यह विषैले तथा तीव्रनाशक संक्षारण है, ये विषैले तथा तीव्रनाशक संक्षारण है। नेक्स्ट देखिएगा, अम्ल क्षार रंजक के रंग में परिवर्तित करने वाले सूचक है। अम्ल जो है क्षार के रंग में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी का क्वेश्चन है दोस्तों, उसी का दूसरा गुण, चौथा पांचवा हो जाएगा, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसका गुण है अम्ल का कि अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस देता है। ये लिखिएगा दोस्तों, लिखाएंगे नहीं हम। देखिए लिखने का कोशिश करने से आपका प्रैक्टिस बनेगा, लिखाएंगे तो छापने से खाली नहीं होगा। कोशिश करिए कम से कम एक बार लिखिएगा, जब सुन के तो और माइंड में आता है, इसीलिए हम लिखाएंगे नहीं दोस्तों। तो आप जो लिखाएंगे इस वीडियो को रोक रोक करके आप लिख लीजिएगा। चलिए, ये गुण था। अब कुछ टॉपिक हम लोग लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कुछ टॉपिक हम देते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी लिखेंगे नहीं बाबू, लिखेंगे स्क्रीनशॉट करके नहीं, आप सुनिए लिखिए। अच्छा, इसको हम करते हैं, कोशिश करते हैं।
चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा लिख दिए हैं कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ठीक है, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो तो जा ही रहा है, लॉन्ग हो ही जाएगा। चलिए क्या है कि संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, सेब में मौलिक अम्ल हो जाएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, दही में लैक्टिक अम्ल, अमाशय रस में HCl यानी का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, चाय में टैनिक अम्ल हो जाएगा, विटामिन C में एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि पीएच स्केल क्या कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, देखिए कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जानने के लिए सोरेंस फ्रेंच नाम के वैज्ञानिक ने जिस स्केल को विकास किया है, स्केल को बनाया है, उसे ही पीएच स्केल कहते हैं। इसका तो एकदम छोटा सा आंसर हो जाएगा कि किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जानने के लिए कि सोरेंस फ्रेंच नामक वैज्ञानिक ने जिस स्केल का विकास किया है, उसे ही हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल और क्षार में अंतर। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जा रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल और क्षार में अंतर। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, बारीकी से इसको लिख के रखे हैं, तो चलिए बिना टाइम को गवाए यहाँ देखते हैं। सबसे पहला इसका अंतर हो जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद दूसरा अंतर हो जाएगा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और इसका क्षार हो जाएगा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट इसका आएगा कि यह क्षार को उदासीन कर देता है। कौन? अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। और क्षार क्या होता है कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है। चौथा इसका हो जाएगा इसका पीएच मान 7 से कम होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद 5वां नंबर में यह जल में घुलकर H+ देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और क्षार यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने की विधि और उसका उपयोग। तो इसको बारीकी से समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको लिख ही लीजिएगा कॉपी पे, इस पर हम लिखाएंगे नहीं दोस्तों, लिखने से ज़्यादा आपका हैबिट बनेगा। चलिए हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र NaOH होता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? NaOH होता है। और सोडियम बनने का विधि देखो क्या है, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में यानी कि NaCl में, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब सोडियम क्लोराइड में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि प्रवाहित करने के बाद जो है सोडियम क्लोराइड बदल जाता है। जैसे इसका समीकरण और देखो, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित, इसका क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बन गया। उसके बाद और कहता है कि और हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन बनाया, इसका अभिक्रिया क्लोरीन क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोरीन क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे देखो, फिर से लिख लीजिएगा एक बार, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया को क्लोरीन क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका सूत्र देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि जैसे सोडियम क्लोराइड ना बोल रहे थे NaCl लेंगे, NaCl थोड़ा सा दिख रहा होगा कम, चलिए कोई बात नहीं, NaCl प्लस H2O। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, NaOH बन गया, और फिर क्या बनता है? Cl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया। यही इसका समीकरण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके समीकरण लीजिए। इसका उपयोग हम लिखा देते हैं, इसका 2, 4, 5 उपयोग लिखा देते हैं। पहला उपयोग हो जाएगा धातुओं से ग्रीज हटाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हो जाएगा धातुओं से ग्रीज हटाने में। दूसरा हो जाएगा साबुन के निर्माण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में। तीसरा हो जाएगा अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में, अपमार्जक और कागज के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हो जाएगा कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र रेशे आदि उद्योग में, रेशे आदि उद्योग में। उसके बाद बैक्साइड के शुद्धिकरण में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि क्लोरीन का कभी कभी उपयोग पूछ देता है अलग से दोस्तों, कि क्लोरीन के उपयोग को लिखे,
क्लोरीन के उपयोग को लिखे। तो क्लोरीन का उपयोग निम्नलिखित है दोस्तों, लिखिएगा पहले। पहला क्लोरीन का उपयोग लिखिएगा। क्लोरीन एक रोगाणुनाशक है, इसलिए इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग क्या हो जाएगा, जल को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। दूसरा लिखिएगा, व्यंजक चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक के उत्पादन में। उसके बाद जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि बनाने में भी किया जाता है क्लोरीन का उपयोग। पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि कपड़े एवं कागज के रंग को विरंजित करने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। तो ये 4-5 टॉपिक है, आप वीडियो को रोक रोक करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कभी कभी हाइड्रोजन का भी आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम बता भी रहे हैं हाइड्रोजन का उपयोग। तो हो जाएगा कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है। दूसरा इसका हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की विधि और इसका उपयोग को लिखे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने का विधि और उपयोग को, तो विधि में लिखिएगा, जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के फलस्वरूप, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर जब गर्म करेंगे उसको करने के फलस्वरूप 1/2 अणु का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका सूत्र इस प्रकार है, देखिएगा। तो इसका सूत्र ये हो जाएगा दोस्तों, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का हो गया। और इसको अगर जब गर्म कर रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो CaSO4 हाफ अणु जल बन जा रहा है और H2O बन जा रहा है, यानी कि CaSO4 हाफ अणु जल प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसका उपयोग देखिए क्या होता है कि डॉक्टर इसका उपयोग हड्डियों को, टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, मूर्ति निर्माण में किया जाता है। दूसरा दूगो हो गया, यानी कि पहला हड्डियों के, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है डॉक्टर, दूसरा मूर्ति बनाने में, तीसरा सजावटी सामान में, चौथा हाँ दीवारों के छिद्र इत्यादि सब बंद करने में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब खिड़की और दरवाजे के छिद्र बंद करने में किया जाता है। नेक्स्ट है खिलौने, सजावट सामान, मूर्तियां आदि बनाने में। अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। चलिए अग्निरोधक पदार्थ, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है धातु और अधातु में अंतर रासायनिक गुणों के आधार पर। चलिए देखते हैं इसको, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। हाँ, तो पहला है धातु विद्युत का धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है, और वो यह विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी वो धातु विद्युत ऋणात्मक होता है। दूसरा है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षार ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षार ऑक्साइड, या अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है, और वो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस, वो धातु जल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। उसके बाद कहता है धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, और वो धातु जल से के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए ये दोनों टॉपिक लगभग बराबर हो गया, फिर भी अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये काफ़ी है इतना। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, लिखिएगा आप दोस्तों कि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा और वो जलने लगता है। सोडियम केरोसिन तेल में ना तो घुलती है और ना ही जलता है। सोडियम जो है, सोडियम केरोसिन तेल में ना तो जलेगा ना तो घुलेगा और ना ही अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी क्या है, इसको देखिएगा कि विस्थापन क्रिया के आधार पर
विस्थापन क्रिया के आधार पर, यानी कौन तत्व किसको विस्थापित करेगा, हटका देगा। विस्थापन क्रिया के आधार पर धातुओं को उसकी घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक उदग्र स्तंभ में सजाया गया है, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी के आधार पर, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, थोड़ा सा देखिए सक्रियता श्रेणी के अनुसार से घटते क्रम में लिखा, जैसे कि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, आसंटीन, प्लम्बम, हाइड्रोजन, सीयू कॉपर, जी अड्रागरस, ये जी चांदी हो गया, ये सोना हो गया, पीटी इधर लिख दिया हम बगल में, प्लेटिनम हो गया। यानी कि ये अभिक्रियाशीलता घटते के क्रम में दोस्तों, एक घटते के क्रम में हम लोग सजाया, इसे ही क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है कि खनिज क्या है। तो भूपरपट्टी में यानी कि भूपरपट्टी में खनन प्रक्रिया द्वारा निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भूपरपट्टी में निकाले गए पदार्थ, खनन प्रक्रिया द्वारा निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। अब जैसे कि कोयला हो गया, हमारा सोना, चांदी, लोहा, ये सब खनिज कहलाते हैं। अब दूसरा अयस्क क्या है, तो अयस्क खनिज का ही रूप होता है। वे खनिज यानी कि अयस्क खनिज है, वे खनिज जिससे धातु आसानी से एवं सस्ते में कम खर्चा, वे पदार्थ जिससे धातु आसानी से एवं कम खर्चे में निकाला जाता हो उसे अयस्क कहते हैं दोस्तों। जैसे बहुत सारे कि लोहा का अयस्क हो गया, हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, ऐसे अयस्क हैं बहुत सारे। उसके बाद गेंग क्या है, गेंग क्या होता है, जब अयस्क को हम लोग निकालते हैं, ठीक है, जब पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, बालू, पत्थर, टुकड़े इत्यादि कई अशुद्धियां पाए जाते हैं। यानी कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को ही हम लोग गैंग कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ अयस्क के हम नाम लिखे हैं, इस अयस्कों के बारे में आप थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्टकट में थोड़ा सा दोस्तों। इसका प्रॉब्लम कोई बात नहीं, चलिए यहाँ जिंक के प्रमुख अयस्क दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों, यहाँ से सुन के आप लिख लीजिएगा। जिंक के प्रमुख अयस्क कौन कौन से, पहला है जिंक ब्लेड ZnS, जिंक का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड ZnS। दूसरा है केलेमाइन ZnCO3, केलेमाइन ZnCO3। जिंकाइड ZnO, जिंकाइड हो गया ZnO। उसके बाद है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइड Al2O3 2H2O, कोरंडम Al2O3। पारा के प्रमुख अयस्क सिनेबार HGS, सिलेनाइट HGSE। उसके बाद लोहा का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट Fe2O3, दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, इसका लिख लीजिएगा Fe2O3, थोड़ा सा दिख रहा होगा Fe3O2, इसका ये हो जाएगा कि हेमाटाइट Fe2O3। उसके बाद है मैग्नेटाइट थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, कोई बात नहीं। मैग्नेटाइट Fe3, इसका सूत्र हो जाएगा Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4, लिख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों संक्षारण क्या है। तो संक्षारण देखिए, धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि यानी बहुत सारे के अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होने लगता है, इसे संक्षारण कहते हैं। यानी कि धातु के सतह पे बहुत सारा चीज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वायुमंडल का ऑक्सीजन हो गया, जलवाष्प हो गया, इस सब कारण से धातु की ऊपरी सतह पे जंग लग जाता है और उसका क्षय होने स्टार्ट हो जाता है, उसे ही संक्षारण कहते हैं दोस्तों। लोहे में जंग लगने से बचने के लिए कुछ उपाय, तो इसका उपाय तो नॉर्मली आप लोग लोहे में पेंट कर दीजिए। आप लोहे को नमी युक्त जगह से बचा के रखिए, क्या ग्रीस लगा कर कीजिए उसको, असद लेपन या जिंक लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्रण धातु बनाकर लोहे के जंग से बचाए जा सकते हैं। बहुत सारा अपना ये भी ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक है दोस्तों दूसरा कि गर्म जल का टैंक,
यानी गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात या मिश्र धातु का क्यों नहीं? तांबे का ही क्यों उपयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबे जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। तांबे जो होता है जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तांबे का उपयोग करते हैं दोस्तों। एक छोटा सा टॉपिक है, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है बार बार कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो लोहे की बनी वस्तुओं को पिघलते हुए, लोहे की बनी वस्तुओं को पिघलते हुए जिंक में डुबा देने पर विद्युत अपघटन विधि द्वारा लोहे पर एक बारीकी जिंक का परत चढ़ने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि लोहे में जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? केमिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कार्बन का वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना होता है। यानी कि कार्बन का ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना होता है, यानी बनता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन भी रहेगा और हाइड्रोजन भी रहेगा, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसे यौगिक जैसे कि हम इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नहीं लिए तो। अब इसको उदाहरण हम देते हैं हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं। चलिए जैसे में हम देखते हैं फटाक से हाइड्रोकार्बन, जैसे एक लेते हैं छोटा सा उदाहरण, जैसे हम लोग लेते हैं मीथेन CH4। इसमें देखिए कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, यानी कि वैसा होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब देते हैं इथेन, लेते हैं C2H6, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन लेते हैं C3H8। इसी प्रकार से ये सब सारे यौगिक हो जाएगा हाइड्रोकार्बन यौगिक हो जाएगा दोस्तों।